बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन जो विद्युत विभव है उसके ऊपर कुछ एक दो अंकित प्रश्न करेंगे और फिर उसके बाद अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने फॉर्मूला डेराइव कर लिया था, किसी धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव होता है Q/R और किसी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है -KQ/R। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर आधारित एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पे विभव ज्ञात करो। विद्युत द्विध्रुव मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करो। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है और एक धनात्मक आवेश होता है। एक बिंदु ए पे पड़ा है और एक बिंदु बी पे पड़ा है और ये बिंदु ओ है। ठीक है, तो आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है। ठीक है, आपको यहाँ पे विद्युत विभव के मध्य बिंदु पे, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पे विभव ज्ञात करना है। तो एक तो ए का विभव होगा और एक किसका विभव होगा भाई, बी का। ए का विभव कितना होगा, इस बिंदु का यहाँ पे विभव कितना होगा, के या आवेश कितना है -Q/R। देखो ये सूत्र रहा -KQ/R। इस बिंदु पे निकालना है, इसके कारण तो दूरी बटा R, दूरी कितनी है ए, तो ये तो विभव आ गया इसका। फिर धनात्मक आवेश का विभव कितना होगा, KQ और ये दूरी कितनी है ए, तो ये तो दोनों बराबर है, तो कट कटा के कितना हो जाएगा 0। भाई ये 1 नंबर का परीक्षा प्रश्न भी आया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पे कितना विभव होता है, 0 होता है। ठीक है, हालांकि हम एक बड़ा डेरिवेशन करेंगे इसके ऊपर आधारित। ऐसे कैसे, अब दूसरा एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ पूरा। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन और है। जैसे ये 3 आवेश पड़े हैं, यहाँ पे +Q आवेश रखा है, इधर भी +Q आवेश रखा हुआ है और इधर भी +Q आवेश रखा हुआ है। और आपको ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा A है। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ आपको, और किताब में मिल जाएंगे ऐसे प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे 3 समान आवेश Q Q Q रखे गए। आपको इसके केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु O पे। तो बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है, तो O पे विभव किसके कारण होगा, एक तो A के कारण होगा। 3 आवेश पड़े हैं तो 3 विभव होंगे, A के कारण, B के कारण और C के कारण। अब बच्चों देखो, O पे विभव निकालना है A के कारण, तो ये दूरी याद होनी चाहिए आपको, लिखवाई हुई आप देखना पीछे, नहीं भी है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज के केंद्र से इस शीर्ष की दूरी होती है A/√3। कितनी होती है, A/√3। ये भी दूरी होगी A/√3 और ये भी A/√3, याद रह जाएगी A/√3। तो इसका विभव कितना होगा, K, इसका आवेश है Q और ये दूरी कितनी है भाई A/√3। B का विभव कितना होगा, तो ये KQ A/√3 और ये भी विभव होगा KQ A/√3। तो ये तीनों जुड़ करके 3KQ A/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3√3 KQ A। बस ये आंसर आ गया। कोई दिशा नहीं होती, विद्युत विभव एक अदिश राशि। जैसे ये नोट डाउन कर दो, इसी प्रश्न को मैं ऐसे भी दे सकता हूँ घुमा के, ये नोट डाउन कर लेना भाई, हो लिख लो इसको। हटा रहा हूँ मैं, साफ कर रहा हूँ, वीडियो वापस पीछे ले जा करके आप लिख सकते हो। अगर ऐसा दे दूँ तो मैं इसको +Q की जगह इसको -2Q कर दूँ, फिर देखते हैं विद्युत विभव भाई केंद्र पे कितना होगा। तो पहले A के कारण विभव निकालना है, फिर B के कारण और फिर C के कारण। A के कारण विभव कितना होगा, K, आवेश कितना है भाई -2Q बटा दूरी कितनी है, दूरी A/√3। B का विभव कितना होगा, KQ और ये दूरी कितनी है A/√3 और इसका भी KQ A/√3। अब ये दोनों जुड़ करके 2KQ हो जाएंगे, ये माइनस का 2KQ, ये पूरा कट करके विभव कितना आ जाएगा 0। ठीक है, फिर आप खुद अब घर पे प्रयास करना भाई। ये ऐसे एक वर्ग है, उसके कोनों पे 4 समान आवेश पड़े हैं। ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। और ABCD यहाँ पे 4 आवेश पड़े हैं और आपको केंद्र O पे विभव निकालना। तो इसका A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा और फिर D का होगा। और ये जो दूरी होगी बच्चों A/√2 होगी। कितनी होगी, A/√2 दूरी बता दी मैंने। अब तो कुछ रहा ही नहीं है, चारों जो है विभव जो है निकाल करके जोड़ देना, बस 4 गुना हो जाएगा विभव। ठीक है, ये मैं साफ कर लेता हूँ। अब अपन जो है भाई एक डेरिवेशन कर रहे हैं।
बच्चों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। द्विध्रुव के कारण कितना विभव होता है वो अपन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई, तो अपन एक लिख लेते हैं लाइन। माना हमें किसी बिंदु P और P की दूरी तो R है और कोण जो है थीटा है, उसके कोण स्थिति थीटा, अभी चित्र में पता चल जाएगा। बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो करते हैं बच्चों, देखो कैसे करना है थोड़ी सी लैंग्वेज। ये एक आवेश पड़ा है जिसका मान है -q। पहले चित्र पूरा हो जाए फिर बनाना आपको, ठीक है, रोक देना वीडियो। -q ये +q, ये A बिंदु है, ये बिंदु B है और ये केंद्र O है। आपको पता ही होगा O से इस A की दूरी को स्मॉल a कहते हैं, इसकी दूरी को भी स्मॉल है। विद्युत द्विध्रुव आप पिछले चैप्टर में जाओ, इससे पहले वाला जो चैप्टर थे उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। और मुझे इस बिंदु P पे, ये बिंदु P है, यहाँ पे विभव ज्ञात करना। इसकी दूरी तो है R और इसका कोण कितना है, थीटा कोण है। बिंदु P R थीटा पे एक है, तो इस बिंदु पे विभव निकालना। तो अभी हमने आगे प्रश्न भी किए, इस पे विभव दो आवेश पड़े, एक -q और एक +q, तो दो विभव होंगे। एक तो -q की वजह से होगा और एक +q की वजह से होगा। दो आवेशों के कारण विभव होंगे। इसकी इससे दूरी कितनी है, मैं कह देता हूँ R1, और इसकी इससे दूरी कितनी है, R2। अब हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे बच्चों। तो बिंदु O पे ये अभी देखो, ये चित्र जो है आप बना दे बोले चित्र, लेकिन नीचे जगह छोड़नी है, नीचे बनेगा, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा लेकिन बाद में बनाऊंगा। तो बिंदु P पर विभव क्या होगी भाई, आप आगे लिखें, इतनी जगह छोड़ दें, फिर इसके नीचे लिखें पन्ने पे, पेज पे। तो मैं तो इधर की तरफ लिख रहा हूँ। तो विभव क्या होगा, P पर विभव, P पे विभव दो आवेशों के कारण होगा, A के कारण प्लस B के कारण। A के कारण विभव कितना होगा, A के कारण माइनस का आवेश है, माइनस का KQ, और दूरी कितनी है इसकी P से, देखो R1 -KQ बटा R1। और इस B के कारण विभव कितना होगा, प्लस KQ बटा R2। क्या कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन ले लो। तो ये माइनस का 1 बटा R1, ये लो मैं पीछे लिख लेता हूँ, माइनस का 1 बटा R1, KQ कॉमन चला गया। इधर KQ कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 बटा R2, ये मैंने आगे लिख लिया प्लस का, इसलिए 1 बटा R2। तो ये 1 बटा R2, ये 1 बटा R2, KQ कॉमन चला गया तो -1 बटा R1। ये लसप ले लो भाई, R1 और R2 लसप आ गए, तो ये R1 इधर आ जाएगा -R2। अब इसको समीकरण 1 देख के रोक दो इसको। अब बच्चों देखो, अभी तक तो बहुत ईजी था, देखो बच्चे अभी तक का तो ये काम बिल्कुल इजी था, लेकिन अब जो है मेन अब डेरिवेशन का भाग अब आ रहा है। यहाँ पे आपको बस आपका उद्देश्य देखो, आपको जो क्या करना है, आपको सूत्र निकालना है विभव का। विभव तो निकल गया, आंसर तो आ गया हमारे, लेकिन ये जो आंसर आ रहा है R1 और R2 के रूप में आ रहा है, जबकि हमें है ना R दिया हुआ, R के रूप में निकालना आंसर। तो मेरा अब जो लक्ष्य होगा, अब जो मेरा उद्देश्य होगा वो R1 को R में बदलना है और R2 को भी किस में बदलना है, R में। यानी हमें R1 और R2 को R के अंदर बदलना है और फिर यहाँ मान रखना है, तब हमारा मेन उत्तर आएगा। तो अब या तो आप देखो यूँ कर लो, जिसको डेरिवेशन बहुत हार्ड लगते हैं वो तो याद रख लो, एक तो कि R1 की वैल्यू जो आनी चाहिए वो R प्लस A cos थीटा आएगी, याद रख लो, सबसे बढ़िया, तो झंझट ही नहीं है। और R2 की वैल्यू आ जाएगी R माइनस A cos थीटा, ये वैल्यू आनी चाहिए और ये दोनों वैल्यू यहाँ रखनी है। तो आप सीधी भी वैल्यू रख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख लेना चित्र से, अभी मैं चित्र में बताऊंगा, चित्र से R1 का मान इतना होगा, R2 इतनी होगी, और फिर यहाँ मान रखना है, सॉल्व करना है। वो सॉल्व तो अभी कर रहे हैं, मान भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे हम, लेकिन ये कहाँ से आया मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, तो वही चीज़ करने वाले हैं अपन। तो ये वाला हिस्सा आप लिख लो, मैं यहाँ पर समीकरण 1 का उपयोग करूँगा बाद में, ठीक है। इसमें अभी मैं ये रफ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, मुझे R1 और R2 निकालनी है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बिंदु P को केंद्र मानते हुए, बिंदु P को केंद्र मानते हुए यहाँ पे एक है ना, मैं चाप खींच रहा हूँ। ये चाप एक्चुअली आपको वर्त नहीं दिखेगा, ये बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, इसलिए ये आगे जाके घूमेगा। यहाँ पे तो आपको एकदम सीधा ही बनाना है, सीधा ही दिखेगा ये।
तो एक चाप बना दिया मैंने, ठीक है। चाप हमेशा लंब होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। इस भुजा को भी पीछे बढ़ा दो तो ये भी कितना डिग्री कोण बना रहा है, लंब 90 डिग्री। अब इसको है ना नाम दे दो आप ए बी पी, आगे इसको सी नाम दे दो और इस बिंदु को क्या नाम दे दो, डी नाम दे दो, ठीक है। तो बिंदु पी को केंद्र मानते हुए मैंने एक चाप खींचा। चाप खींचते क्या हो गया कि ये केंद्र है और ये चाप है, तो ये सारे, तो ये वर्त की, तो वर्त के परिधि पे आ गया ना ये बिंदु, ये चाप के ऊपर है। तो चाप को अगर मैं केंद्र से मिलाता हूँ तो त्रिज्या आती है। तो ये CP, देखो ये R1 क्या है बच्चों, R1 तो पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखना। ये R1 में साइड में सरका देता हूँ, R1 तो पूरी इतनी से यहाँ तक है। लेकिन मैंने जैसे ही इसको केंद्र मान के चाप खींचा तो ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां बराबर हो गई, ठीक है। अब हम एक चाप CD खींचते हैं, इस प्रकार खींचते हैं कि, तो किस प्रकार खींचते हैं, तो इस प्रकार खींचते हैं कि ये दूरियां बराबर हो जाए। कौन सी, CP OP और DP, और ये सब दूरियां किसके बराबर होगी, R के बराबर, क्योंकि ये OP हमें पता है R है, तो ये भी दूरियां कितनी हो गई, R के बराबर हो गई। इसको मैंने रोक दिया, समीकरण नंबर 2 दे दो इसको, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपको ये त्रिभुज लेना है, इस त्रिभुज से है ना ये भुजा निकालनी, ये वाली। तो ये त्रिभुज है, ये लंब है, लंब के सामने वाला, सॉरी 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये कौन थीटा है, संगत कौन से, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस त्रिभुज से मैं आपको कहूँ कॉस थीटा, बताओ क्या होगा। तो ये त्रिभुज देखना भाई, ACO, कॉस थीटा बताओ क्या होगा। तो कॉस थीटा होगा, थीटा के सामने होता है लंब, ये 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये आधार है, AC है आधार। अब ये तो आपको आना चाहिए, AC तो है आधार, और कर्ण कितना है भाई, कर्ण 90 के सामने कितना है, A। तो AC भुजा कितनी आ गई, A कॉस थीटा। तो ये A से C तक की जो भुजा है ना, ये कितनी आ गई मेरे, A कॉस थीटा। मैंने आपको कहा ना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो डायरेक्ट याद रख लेना, लेकिन बाद की बात है, A कॉस थीटा आ गई। अब ये त्रिभुज लूँगा मैं, OBD, यहाँ लिख लेता हूँ, जगह कम है, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। त्रिभुज OBD, इससे वापस कॉस थीटा बताओ क्या आएगा भाई, कॉस थीटा इस त्रिभुज से। तो इस त्रिभुज में देखो ये ऐसे करके Z बन रहा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, है ना, एकांतर कोण बन रहा है। तो थीटा के सामने तो है लंब, 90 के सामने कर्ण है, तो आधार बच गया ये BD, आधार बटा कर्ण, 90 के सामने कर्ण होगा, ये भुजा कितनी है, A। तो BD का मान कितना आ गया, A कॉस थीटा, ठीक है। ये A से A कॉस थीटा आ गई, BD भी A कॉस थीटा आ गई। BD मेरे पास कितनी निकल गई, A कॉस थीटा। थोड़ा सा बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन अब याद रख लो, नहीं तो ये A कॉस थीटा आएगी, ये भी कितनी आएगी, A कॉस थीटा। तो अब चित्र से, अब डायरेक्ट आ रहा है बच्चों, यही चीज़ समझनी है आपको, R1 और R2 का मान कितना होगा, चित्र से देखना आपको, ठीक है। देखो R1 कहाँ से कहाँ तक है, R1 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो ये दो टुकड़ों में बांट देता हूँ, एक तो AC और एक CP, AC प्लस CP। AC कितना है, AC तो है A कॉस थीटा, और CP कितनी, C से P तक R है, ये देखो यहाँ लिखी हुई C से P तक R है, तो ये CP तो है R, और ये AC जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ A कॉस थीटा। AC कितनी है, A कॉस थीटा। AC तो मैंने लिख लिया पीछे, और CP का मान लिख लिया इधर, CP प्लस AC, CP प्लस AC, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, देखो ये R2 कहाँ से कहाँ तक थी, R2 यहाँ से यहाँ तक ही, तो यहाँ से यहाँ तक R2 चाहिए मुझे, तो ये पूरी तो DP, पूरी D से P तक R है, पूरी DP R है, D से P तक, ये पूरी DP में से घटाना पड़ेगा DB, तो ये DP तो है R, ये देखो R लिखा हुआ DP R, और माइनस ये DB है, ये DB, और D से B तक कितनी है अपने A कॉस थीटा। देखो ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये याद रख लो, R1 का मान R प्लस A कॉस थीटा, और R2 का मान है R माइनस A कॉस थीटा। और ये चित्र भी बन गया है आपके पूरा, आप चित्र बना दें, उसी चित्र में ऐसा ऐसा त्रिभुज खींच लें, ऐसे सब कुछ कर दें, चाप बना दें, ये हिस्सा मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये R1 और R2 का जो मान है ना, R1 का मान तो आया R प्लस A कॉस थीटा, और R2 का मान है R माइनस A कॉस, ये समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर बस अब उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों देखो इसमें मान रख रहा हूँ, हालांकि मैं ये साफ नहीं कर रहा हूँ ताकि दिखे आपको।
तो रखो भाई मान, ये आप ये मत लिख लेना भाई, ये तो पहले लिखा हुआ, आप ऊपर देखिए अपनी कॉपी में, मैं तो आपको दिखाने के लिए यहाँ रख रहा हूँ। के क्यू R1 का मान कितना आया है, R माइनस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 का मान कितना आया, ये माइनस R2 का मान आया है R माइनस ए कॉस थीटा, अपॉन में R1 R2 रख दो भाई, ये देखो R1 इंटू R2, तो R1 का मान है R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो बच्चों ये जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का R हो जाएगा और ये प्लस का R कट जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा जुड़ के कितने हो गए 2a कॉस थीटा, और a प्लस बी ने a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको नगण्य कर दो, ये हिस्सा नगण्य है क्योंकि ये r a से बहुत बड़ा होता है, r a से क्या होता है बहुत बड़ा, तो फिर अब आप उत्तर के बहुत जल्दी नज़दीक पहुंचने वाले हो। के बच्चों ये q इंटू 2a जो होता है, q इंटू 2a, q इंटू 2a, ये q इंटू 2a जो है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है p, आपको पता है बताया हुआ है, q इंटू 2a कॉस थीटा, और बट्टा में खाली क्या बच गया r स्क्वायर, ये उत्तर आ गया, बस आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, बोले अभी तक कहीं दिए हमने 2 दिया हुआ, शायद 3 दे दो इसको। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, इसको नोट डाउन कर ले आप। अब खाली इसके मैं 1-2 स्पेशल केस बता देता हूँ। क्लियर, ये सूत्र है के पी कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसको अगर सदिश रूप में लिखना है तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, क्यूब, क्योंकि वो कॉस थीटा को हटा करके मैंने एक आर एक्स्ट्रा लगा दिया, नीचे एक आर से आर कट जाएगा, आर स्क्वायर वापस बन जाएगा, है ना, ये लिख लो, ये सदिश रूप है। खैर आपको तो ऊपर वाला देखना है। अब बच्चों अब मैं लास्ट एंड फाइनल 2 स्थितियाँ बता देता हूँ, विशेष परिस्थितियाँ। स्थिति फर्स्ट, अगर आप अक्ष पे बैठे हो, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो, अक्ष क्या होती है, 2 आवेश होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, और ये मिलाने वाली रेखा ये अक्ष होती है। अगर आपका बिंदु P अक्ष के ऊपर है तो थीटा का मान अक्ष पर कितना होता है 0, तो अक्ष पर थीटा 0 होता है। तो आप इसमें मान रखो भाई अक्ष पर क्या विभव आएगा बताओ, अक्ष पे के पी कॉस 0 का मान होता है 1 बटा आर स्क्वायर, कॉस 0 का मान होता है 1, तो अक्ष पे विद्युत विभव कितना आएगा के पी बटा आर स्क्वायर, और ये अधिकतम आएगा मैक्सिमम। और दूसरी स्थिति है निरक्ष पर, अगर आपको निरक्ष पे विभव पूछ ले, निरक्ष क्या होती है, ये दोनों आवेश है, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है निरक्ष कहते हैं इसको, लंबवत यहाँ पे बिंदु P है, तो निरक्ष पे थीटा 90 होता है, और थीटा 90 यहाँ रखोगे तो कॉस 90 का मान होता है 0, तो इसलिए पूरा विभव जो है निरक्ष पे कितना हो जाएगा 0। और ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पे विभव का मान बताओ कितना होता है, तो 0 होता है, याद रखें इसको, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, खाली करना कुछ नहीं है, R1 और R2 के मान डायरेक्ट रख देना, और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे अपन अगले लेक्चर के अंदर जो है दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे।